11 सितंबर 2001 अमेरिकन इतिहास का वह काला दिन जिसे शायद ही कोई भूल सकता है। इस दिन अमेरिका में एक से एक बड़े हमले होते हैं। इस हमले में 3000 से भी अधिक लोग मारे जाते हैं। इस दिन अमेरिका पूरी तरह सहमा हुआ था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अगला हमला कब और कहां होगा। बात करें इस दर्दनाक हमले की, तो इस दर्दनाक हमले को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन ही था। दोस्तों, ये हमला लादेन के द्वारा अमेरिका पर पहला हमला नहीं था। लादेन ने 1993 से लेकर 2001 के बीच 3 बड़े हमले किए हैं अमेरिका पर। लादेन ने अमेरिका पर कुल 3 हमले किए थे। पहला जो हमला था वो 1993 में था। इसमें 6 लोग मारे गए थे। और दूसरे हमले की बात करें तो लादेन ने दूसरा हमला 1998 के यूएस एम्बेसी पर किया था। इसमें कुल 250 लोग मारे गए थे। और बात करें तीसरे हमले, जो कि लादेन का अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला था, वो था 2001 में। इसमें टोटल 3000 से भी अधिक लोग मारे गए थे। और ये हमला था ट्विन टावर पर, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर। 9/11 के बड़े अटैक के बाद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन बन चुका था। दोस्तों, इतने हमले के बाद आप और मैं फील कर सकते हैं कि उस देश का, उस वहाँ के रह रहे लोगों का क्या हुआ होगा। पर मैं आपको बता दूं, ओसामा बिन लादेन इस 3 बड़े हमले के बाद भी वो संतुष्ट नहीं था। वो अमेरिका पर इससे और भी बड़ा हमला करना चाहता था। दोस्तों, अभी तक की वीडियो में आपने ये समझा होगा, ये देखा होगा, ये सुना होगा कि ओसामा बिन लादेन ने जितने बड़े हमले किए हैं वो अमेरिका को ही टारगेट किया करता था। तो इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत बारीकी से जानेंगे कि वो आखिर अमेरिका को ही बर्बाद क्यों करना चाहता था। इस बात को तो हम डिटेल से जानेंगे ही, पर इससे पहले हम ये जान लें कि ओसामा बिन लादेन, जिसकी पढ़ाई बहुत अच्छी थी, जो कि एक अच्छे घर में पैदा हुआ था, वो बड़े होकर साइंटिस्ट भी बन गया था। पर ऐसा क्या हुआ कि वो इतना आतंकवाद की दुनिया में चला गया था। बात है 1957 की। आज से 67 ईयर्स पहले सऊदी अरेबिया के कैपिटल रियाद में ओसामा बिन लादेन का जन्म होता है। ओसामा बिन लादेन के फादर ने टोटल 22 शादियाँ की थी और उनके कुल टोटल 54 बच्चे थे। कुल 54 बच्चे में से ओसामा बिन लादेन 17वें नंबर का बच्चा था। उसकी स्कूली पढ़ाई रियाद में ही रहकर कराई गई थी और बड़े होने के बाद उसने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कहा जाता है कि कॉलेज के दौरान ही उसे 2 लोग ऐसे मिले थे जो आतंक की दुनिया में ले गए थे और इसको पूरी तरह से माइंड वॉश कर दिया गया था। वो 2 दोस्त थे, उसके 2 दोस्त थे, सैयद कुतुब और अब्दुल्ला आजम। वीडियो में अभी तक आपने लादेन के बचपन को देखा, पर अब जानते हैं कि कैसे लादेन दुनिया के सबसे बड़ी आतंकी संगठन को जन्म देता है। लादेन ने जिस आतंकी संगठन को जन्म दिया, उस आतंकी संगठन का नाम है अल-कायदा। अल-कायदा आज भी इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली है कि इसके आतंक दुनिया के हर कोने में दिखता है। दोस्तों, समय था 1979 का, जब अफगानिस्तान और यूएसएसआर के बीच युद्ध शुरू होता है। लादेन इस वक्त 22 साल का था। इस युद्ध की खबर सुनने के बाद लादेन अफगानिस्तान का साथ देने के लिए एक बड़ा ग्रुप बनाने लगता है। और इस युद्ध के दौरान ओसामा काफ़ी फेमस भी हुआ था। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, लादेन सभी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हीरो भी बन चुका था। अफगानिस्तान और यूएसएसआर का युद्ध कुल 10 साल चला था, यानी 1979 से 1989 तक। पर युद्ध खत्म होने के 1 साल पहले यानी 1988 में ही लादेन का वह सपना पूरा होता है जिसे वह कॉलेज के समय से ही देख रहा था। यानी 1988 में लादेन का अल-कायदा का सपना पूरा होता है। उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का वो अल-कायदा नाम रखता है। अल-कायदा का मतलब ही होता है द बेस, यानी बुनियाद। अल-कायदा बनने के महज 2 साल के बाद ही, यानी 1990 में एक हादसा होता है। इराक सऊदी अरेबिया पर एक हमला करता है। जैसे ही इस हमले की खबर लादेन को पहुंचती है, तो लादेन सीधे उस समय के किंग फहद के पास पहुंचते हैं। उनका कहना था, लादेन ये कहते हैं कि किंग फहद अगर उन्हें मौका देंगे तो इराक पर वह मुंहतोड़ जवाब देगा। उस समय इराक के किंग सद्दाम हुसैन थे। सऊदी अरब के किंग फहद ने ओसामा की एक गुजारिश ठुकरा देते हैं। ओसामा की गुजारिश ठुकराने के बाद वो समझते हैं कि उन्हें अमेरिका से ही सहारा लेना चाहिए और उस युद्ध में इराक को जवाब देने के लिए किंग फहद ने अमेरिका से सहारा लिया था। यहाँ बड़ा सवाल ये था कि सऊदी अरेबिया को ओसामा बचाए या फिर अमेरिका बचाए। अल्टीमेट गोल तो सऊदी अरेबिया को बचाना ही था, पर ओसामा क्यों चाहता था कि अमेरिका सऊदी अरेबिया की कोई मदद ना करे। पर यहाँ बड़ा सवाल ये है कि ओसामा को अमेरिका से इतनी नफरत क्यों थी। तो इतनी बड़ी नफरत का ये कारण था कि ओसामा अमेरिका की वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। वो बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि अमेरिका सऊदी अरब की कोई मदद करे और अमेरिका की वाहवाही पूरी दुनिया में हो। और बस इसी के बाद लादेन ने अपनी और अल-कायदा की ताकत दिखाने के लिए 1992 से लेकर 2001 के बीच अमेरिका को क्षति पहुंचाने के लिए अमेरिका पर ताबड़तोड़ हमला करता है। ओसामा के मन में अमेरिका के लिए इतनी ज़्यादा नफरत भरी हुई थी कि 1996 में
ओसामा ने अमेरिका पर पहला फतवा जारी किया था और इस फतवे में उन्होंने जिहाद का नारा लगाया था। और यहाँ You have declared a jihad against the United States. Can you tell us why? تصرف التصرفات في غاية الظلم والشناعة. यहाँ तक कि नहीं, 2 साल के बाद यानी 1998 में उन्होंने दूसरा फतवा जारी किया था और इस फतवे में ये बताया था कि अमेरिकन पूरे दुनिया में जहाँ भी दिखे उन्हें जान मार देनी चाहिए, उन्हें गोली मार देनी चाहिए। 2001 के 9/11 अटैक के बाद ओसामा ने यह भी कहा था कि पूरे विश्व में जहां भी इस्लाम के खिलाफ अमेरिका को लड़ना होता है, जहां भी इस्लाम के खिलाफ अमेरिकन गवर्नमेंट को लड़ाई करनी होती है, वो हमेशा इस्लाम के खिलाफ खड़ा रहते हैं। 2001 के 9/11 अटैक के बाद लादेन ने लेटर टू अमेरिकन पीपल लिखा। इसमें यह लिखा कि अमेरिकन गवर्नमेंट हमेशा से ही इस्लाम के खिलाफ रही है। पूरे विश्व में इस्लाम के खिलाफ जहां भी अमेरिकन से मदद मांगी जाती है, अमेरिकन गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करती है। यही सब कारण की वजह से लादेन के मन में अमेरिका के लिए नफरत बढ़ती चली गई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़े हमले की जब अमेरिका ने यह ठान लिया था कि वो अब ओसामा का अंत करके ही रहेगा। बात है 11 सितंबर 2001 की, जब 19 आतंकवादियों ने 4 कमर्शियल प्लेन को हाईजैक कर लिया था, जो कि ईस्ट कोस्ट से कैलिफोर्निया की तरफ जा रही थी। इन हाईजैकर ने पहले 2 प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में क्रैश किया था और वहीं तीसरी प्लेन को वाशिंगटन के पेंटागन में क्रैश किया, जो कि यूएस डिफेंस का हेडक्वार्टर था। और बात करें चौथे प्लेन की, तो पेंसिल्वेनिया में क्रैश कर दिया गया। इसमें कुल टोटल 3000 से भी अधिक लोग मारे गए थे और हजारों से भी अधिक लोग घायल हुए थे। इस अटैक को झेलने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ने ओसामा को मारने की कसम खा ली थी। CIA ने अब सारे काम को छोड़कर एक मेन टारगेट बना लिया था ओसामा को पकड़ना। पर यह शुरुआत से ही कहा जाता है कि ओसामा अमेरिका से 2 कदम हमेशा दूर रहता था। एक समय CIA को ऐसा लगने लगा था, उसे कोई ठोस सबूत मिल ही नहीं रही थी। बहुत सालों के खोजने के बाद भी एक समय CIA को ऐसा लगा कि वो उसे ढूंढ ही नहीं पाएगा। पर एक समय आता है जब उसे एक नाम पे उसकी नज़र जाती है CIA को, और वो नाम था अबू अहमद अल कुवैती। अबू अहमद अल कुवैती ओसामा का राइट हैंड था। अबू अहमद अल कुवैती का नाम पता लगाते लगाते, उसकी लोकेशन को ट्रेस करते करते एक एड्रेस ट्रेस हुई और यह एड्रेस थी पाकिस्तान का एबटाबाद। वो पाकिस्तान के एबटाबाद में ही रहता था और जिस कंपाउंड में वो रहता था वो महज 2004 में बनाई गई थी। इस कंपाउंड की रेकी करने के लिए अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस कंपाउंड के बगल में ही एक घर ले लिया था। उस कंपाउंड को करीबन 5-6 महीने की रेकी करने के बाद ये कंफर्म हो पाया कि अबू अहमद अल कुवैती उसी घर में रहता है। उस घर को देखने के बाद अमेरिकन गवर्नमेंट हैरान हो जाती है, क्योंकि ये घर आसपास के घरों से 8-9 गुना बड़ा था, ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप का भी था। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि इस घर के चारों ओर 18 फीट की ऊंची बाउंड्री की गई थी और उसके ऊपर लोहे की ताराबंदी भी की गई थी। और सबसे अजीब बात ये थी कि 3rd फ्लोर की बालकनी, जो कि नॉर्मली 2 से 3 फीट की रहती है, उसकी बालकनी 7 फीट की थी। CIA का शक यहीं से यकीन में बदल गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये नॉर्मल घर है ही नहीं। इसे देखने से ही लग रहा है कि खुद के लिए एक जेल जैसा बनाया गया है। किसी घर की बाउंड्री 18 फीट होती ही नहीं है। CIA का शक यहीं से यकीन में बदला कि किसी घर की बाउंड्री 18 फीट कैसी हो सकती है। ये खास आदमी को बचाने के लिए ही ये घर बनाया गया होगा। 5-6 महीने की रेकी के बाद ये पता चलता है कि इस घर में ना कोई टेलीफोन है, ना ही इंटरनेट कनेक्शन है। इस घर से कोई बाहर आता जाता भी नहीं है। बस वो अबू अहमद अल कुवैती ही था जो 5-6 दिन या फिर 10 दिनों के बाद एक बार निकला करता था। यहाँ तक उस घर का कचरा भी लोग कंपाउंड में ही जलाया करते थे। ना उस घर के बच्चे स्कूल जाते थे, ना ही कहीं जाया करते थे। काफी रेकी करने के बाद, सैटेलाइट से फोटो खींचने के बाद CIA की नज़र एक ऐसी आदमी पर पड़ती है जिसकी लंबी दाढ़ी है और 3rd फ्लोर पर आता है और जोर जोर से चक्कर लगाकर फिर वापस चला जाता है। काफ़ी सर्विलेंस के बाद ये मान लिया जाता है कि वो जो 3rd फ्लोर पर रहने वाला आदमी है वो ओसामा ही है। CIA ने इस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए जो प्लान बनाया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको सुनकर मजा आ जाएगा। CIA ने एक फेक वैक्सीनेशन कैंप के लिए डॉक्टर शकील अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के ही डॉक्टर थे, उसे बहाने से वहां भेजा और ये क्लियर कर लिया कि ओसामा उसी बिल्डिंग में रहता है। डॉक्टर शकील अफरीदी जैसे ही वापस आते हैं, वो CIA को सारे बातें बता देते हैं कि ओसामा के साथ उस घर में और भी काफ़ी लोग रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं।
वैसे देखा जाए तो डॉक्टर शकील अफरीदी ने अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA के लिए बहुत अच्छा काम किया था, पर ओसामा के मारे जाने के बाद, सारी बातों को सामने आने के बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डॉक्टर शकील अफरीदी को 33 साल का जेल कर दिया था और डॉक्टर शकील अफरीदी आज भी जेल में है। जैसे ही CIA और अमेरिकन गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि ओसामा उसी कंपाउंड में रहता है, तो उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा बेचैन हो जाते हैं। वो लादेन को तुरंत मारने के लिए रेड्स कंडक्ट करने की परमिशन देते हैं। इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए अमेरिकन के 24 बेस्ट कमांडो सेलेक्ट किए जाते हैं और इस ऑपरेशन का नाम नेपच्यून स्पियर्स रखा जाता है। दोस्तों, ये कमांडोज ऐसे थे कि मानो किसी के बॉडी से उसके आत्मा को निकाल लेंगे। ये कमांडोज सेलेक्ट करने के बाद ही लादेन के हूबहू घर जैसा सेम नक्शा बनाकर उस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए प्रिपरेशन करते हैं। और कुछ समय के प्रिपरेशन के बाद समय आता है 1 मई 2011 के रात 10:30 बजे का, जब अफगानिस्तान के जलालाबाद से 4 हेलीकॉप्टर उतारे गए और जिसमें 2 हेलीकॉप्टर को बैकअप के तौर पर रखा गया था, जिसमें बाकी कमांडोज पूरे हथियार के साथ थे और बाकी बचे 2 हेलीकॉप्टर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान के एबटाबाद के लादेन के घर जाकर उसे मारना था। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसी हेलीकॉप्टर है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के एबटाबाद तक चली जाती है हेलीकॉप्टर और किसी पाकिस्तानियों को भनक तक नहीं लगती। तो इस पर मैं आपको ये बता दूं कि इस दोनों हेलीकॉप्टर का नाम था ब्लैक हॉक्स। इसे इस टेक्निक से यूज़ किया गया था, इसे इस टेक्निक से तैयार किया गया था स्पेशली इस ऑपरेशन के लिए कि इसे कोई रडार ट्रेस ही नहीं कर पाती, ना इसकी आवाज़ सुनाई दी जा सकती थी। अब रात को करीब 1 बजे ये दोनों हेलीकॉप्टर लादेन के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं, पर लैंडिंग से पहले एक हेलीकॉप्टर उसके कंपाउंड में ही क्रैश हो जाता है। पर उसके अंदर बैठे 12 कमांडोज और एक डॉग जिसका नाम कायरो था, उसे कुछ भी नहीं होता है। वे सारे 24 कमांडोज लादेन के घर में घुस जाते हैं और घर में घुसने के बाद वो सबसे पहला काम करते हैं घर की मेन स्विच को ऑफ कर देना, ताकि बाकी लोगों को रात में कुछ दिखे ना। लाइट को स्विच ऑफ करने के बाद कमांडोज को कोई फर्क नहीं पड़ना था, क्योंकि सभी कमांडोज ने नाइट विजन गॉगल्स पहना था और बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के हथियार से लैस थे। सभी कमांडोज के पास एक कैमरा भी था जिसका लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं कि उस समय के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा और अभी के प्रेसिडेंट जो बाइडेन देख रहे थे। कमांडोज के घर में घुसते ही सामने से गोलियों की बारिश होने लगती है। ये गोलियों की बारिश करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं बल्कि अबू अहमद अल कुवैती ही था। रूम के अंदर से ही फायरिंग कर रहा था। रूम में उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे थे। खैर, रिस्पांस में जब कमांडोज ने फायरिंग किया तो अबू अहमद अल कुवैती को गोली लग जाता है और वो वही मारा जाता है। रूम का दरवाजा खोलकर अबू अहमद की बीवी चिल्लाते हुए बाहर आती है और कहती है अंदर बच्चे भी है, अबू अहमद मारा जा चुका है। कमांडोज ने उसकी बीवी और बच्चे को सेफ रूम में रखकर ऑपरेशन को आगे कंटिन्यू रखा। जैसे ही कमांडोज ऊपर के फ्लोर में जाते हैं उसका सामना अबरार से होता है। अबरार कोई और नहीं था बल्कि अबू अहमद अल कुवैती का छोटा भाई था। कमांडोज के सामने जैसे ही अबरार आता है कमांडोज उस पर गोलियां चला देते हैं, पर उसके सामने अबरार की बीवी आ जाती है और सारी की सारी गोलियां अबरार की बीवी को लग जाता है। अबरार जैसे ही भागने की कोशिश करता है कमांडोज उसको भी मार गिरा देते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, इस नेपच्यून स्पियर्स में एक खास इंस्ट्रक्शन दी गई थी CIA के द्वारा कि किसी मासूम को यानी औरत या बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। और जैसा कि मैंने रिसर्च किया है, किसी बच्चे की जान यहाँ पर गई ही नहीं। ऑपरेशन को कंटिन्यू करते हुए जैसे ही कमांडोज आगे बढ़ते हैं वहाँ उसे ओसामा का छोटा बेटा खालिद मिलता है और कमांडोज उसे भी तुरंत मार गिरा देते हैं। दोस्तों, अब वो समय आता है जिसका इंतजार अमेरिकन गवर्नमेंट को करीबन 9 साल से था। कमांडोज की टीम जैसे ही 3rd फ्लोर पे पहुंचती है, ओसामा के रूम में पहुंचती है, तो देखती है कि ओसामा अपने दोनों बीवियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा था। दोनों बीवियां उसे गोली ना चलाने की गुहार लगा रही थी, पर एक कमांडो ने चालाकी दिखाते हुए उसके सर पे निशाना लगाते हुए 2 गोली बैक टू बैक चला देता है और ओसामा तुरंत वही मारा जाता है। कमांडोज की टीम को ये कंफर्म नहीं होता है कि वो वही ओसामा था। उसकी दोनों बीवियों से बहुत जबरन पूछा जाता है, पर दोनों बीवियां उसकी कुछ भी नहीं कहती है। पर बहुत सारे बच्चे में से एक 12 साल की बच्ची थी जिसे बुलाकर पूछा जाता है कि क्या यही ओसामा है, और वो बच्ची कंफर्म करती है कि जी हाँ, यही ओसामा है। जैसे ही कमांडोज को ये कंफर्म होता है कि ओसामा को उसने मार दिया है तो तुरंत फोटो खींचकर एक CIA को फोटो भेजी जाती है और वहाँ पे उन्हें बताती है कि मिशन सक्सेसफुल है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ओसामा को मारने के लिए एक सीक्रेट कोड रखा गया था और वो सीक्रेट कोड था जीरोनिमो। खैर, कमांडोज की टीम ओसामा की बॉडी को लेकर जब भी बाहर आते रहते हैं तो वो देखते हैं कि 2nd फ्लोर पे उनके कंप्यूटर का बहुत सारा हार्ड डिस्क है। वो कंप्यूटर का सारा हार्ड डिस्क निकाल लेते हैं और उस कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ निकलते हैं, जैसे
बच्चों के लिए आईसीएस जैसी गेम, फिर बहुत सारी उसकी स्पीच की रिकॉर्डिंग जो ओसामा खुद रिकॉर्ड करता था, और ओसामा को बहुत पसंद था अपना रिकॉर्डिंग देखना। और कुछ मेरे रिसर्च में यही आया कि वहाँ मतलब काफ़ी सारे पॉर्न वीडियोस भी थे। इसका अभी तक ये पता नहीं चला है कि उतने घर में रहने वाले उस मतलब कौन क्या क्या देखते थे। खैर, जैसे ही ये कमांडोज ओसामा की बॉडी लेकर वापस आते रहते हैं, वहाँ जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो उसे बम से उड़ा देते हैं, क्योंकि उस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान दोबारा कोई हेलीकॉप्टर ना बना पाए। ओसामा की बॉडी अमेरिका में लाकर पूरे रिचुअल्स के साथ उसे अरब सागर में दफना दिया जाता है, बहा दिया जाता है। तो दोस्तों, ओसामा की कहानी यहीं तक थी, पर इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका ने सिर्फ ओसामा बिन लादेन को मारा ही नहीं, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारकर टेररिज्म की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुद का, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।